जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DFCCIL के अंदर रिक्रूटमेंट आने वाली है और जिसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है। ये वैकेंसी पिछली बार भी आई थी, उससे पिछली बार भी, यानी कि 2021 में भी देखने को मिली थी और इसका 2023 में भी नोटिफिकेशन देखने को मिला था और 2019 में भी ये वैकेंसी देखने को मिली थी। तो इस बार ये वैकेंसी आपको मिलने वाली है DFCCIL के, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पदों पर ये भर्ती निकलती है, जो कि भारत सरकार के अधीन जो रेलवे है उसका ही एक उपक्रम है। तो उसमें ये रेलवे का ही एक डिपार्टमेंट है जो है DFCCIL, जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। उसमें कितने पद रहेंगे, एज लिमिट क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, एग्जाम क्या होता है, सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी, मेडिकल स्ट्रक्चर इसमें क्या रहता है और इसकी परीक्षा तिथि क्या होगी, इन सारी की सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, हम इंडियन रेलवे के लिए तैयारी कराते हैं, जिसमें NTPC, ग्रुप डी, ALP, टेक्नीशियन, RRB, JEE और पैरामेडिकल के स्टाफ के लिए जो कॉमन सिलेबस होता है उसकी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है, यानी कि मैथ्स, साइंस, रीजनिंग की तैयारी यहाँ पर बखूबी तरीके से जीके की तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है? तो मैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूँ। पिछली वैकेंसी कैसे आई थी और इस बार वैकेंसी जो देखने को मिलेगी उसमें स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो ये कब आएगी वैकेंसी, कब आप अपना फॉर्म भर पाएंगे, वो भी बात हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसमें चलते हैं। यहां अगर हम देखेंगे प्यारे साथी, अगर इसमें हम बात करते हैं तो ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है और ये इंडियन रेलवे के अधीन आता है। इसमें ये 2023 का नोटिफिकेशन है। ये मैं 2023 का नोटिफिकेशन आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी जो पूरी प्रोसेस है मैं आपको बता पाऊँ। नई भर्ती कब होगी, कब इसके एग्जाम फॉर्म निकलेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है लिमिटेड, यानी कि जिसको हम DFCCIL कहते हैं, जिसमें भर्ती निकलती है। तो ये जो भर्ती निकलती है इसके लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं वो कैसे भरे जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म ही आपके भरे जाते हैं, यानी कि आपका ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। ये वैकेंसी पिछली बार 2000 बात करें तो 23 में निकली थी पिछले साल, और जिसका अभी जनवरी में 2024 तक ये भर्ती चली थी। इसमें बात करें, इसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स थे ये थे 2023 के डेट थे, ये आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? ये वैकेंसी कब आई थी? अगस्त 2023 में। इस बार ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है और ये मिलेगी आपकी दिसंबर की स्टार्टिंग के करीब और नवंबर के लास्ट में, यानी कि नवंबर लास्ट और दिसंबर की स्टार्टिंग में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलने की पूर्णतः संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली वैकेंसी आई है उसी हिसाब से ये वैकेंसी रहने वाली है। थोड़ा सा ये डिले चल रही है क्योंकि लगभग 14-15 महीने बाद ये वैकेंसी देखने को मिलती है। तो उसी तरीके से आप यहाँ भी देखेंगे तो नवंबर दिसंबर के करीब आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में तो विभिन्न पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसमें से एक पद होता है, इसमें पोस्ट रहती है एग्जीक्यूटिव की, जिसके लिए सैलरी स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं 30,000 से 1,20,000 तक। और यहाँ पर देखेंगे तो ये कुल मिलाकर पिछली बार जो वैकेंसी एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए अलग अलग पोस्ट पर निकलती है, अलग अलग पदों पर निकलती है। तो जो बीटेक कर रखे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जिसने BA BSc कर रखा है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। टेंशन ना लो, मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जनरल के लिए आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली थी। अब की बार जो वैकेंसी आएगी वो लगभग 2000 प्लस पदों पर होगी, जिसमें जूनियर और जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद भी होंगे। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के भी यहाँ पर पद देखने को मिलते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें आपकी जो ग्रेजुएशन होती है या फिर आपने बीटेक जो कर रखी है, 3 ईयर डिप्लोमा जो कर रखा है, उसमें 60% से मार्क्स आपके बराबर होने चाहिए या 60% से मार्क्स आपके ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि मिनिमम नॉट लेस देन 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, 60% से मार्क्स आपके कम नहीं होने चाहिए। PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A3 जो
A3 वर्जन है, मतलब ये होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आई का से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है वो अब आपको नहीं आएगी। इसके बाद दूसरा जो पोस्ट है इसमें है दूसरा जो पोस्ट है वो है आपका एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ भी 30 पदों पर ये वैकेंसी पिछली बार देखने को मिली थी। यहाँ भी आपका नॉट लेस देन 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। मेडिकल स्ट्रक्चर भी यहाँ पर A3 ही है, क्लियर है। तो I3 यहाँ पर मेडिकल स्ट्रक्चर है। बाकी ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिलती है ये ग्रेजुएशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स, यानी कि अगर आपने BA कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आपने BSc कर रखा है तो फॉर्म भर सकते हैं, BCom भी कर रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपका स्ट्रक्चर क्या है, 60% से आपके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा ही होने चाहिए। 60% है तो भी चलेगा, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सबसे पसंदीदा रहती है और सबसे ज़्यादा पोस्ट पर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ही देखने को ये वैकेंसी मिलती है। बात करें एक वैकेंसी और इसमें आती है, वो आती है जूनियर एग्जीक्यूटिव। क्या आती है मेरे भाई, जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर यह वैकेंसी देखने को मिलती है और इसमें भी आपका लगभग इतने ही पद आपको देखने को मिलते हैं। 2021 में जब आई थी ये वाली पोस्ट आपको देखने को मिली थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, इसमें भी मेडिकल A3 ही आपका होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ये आपका पेज रिपीट हो गया शायद। और फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के पदों पर भी यहाँ पर वैकेंसी है। यहाँ 3 ईयर बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स, यानी कि आपके पास कॉमर्स है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आरक्षण वगैरह सब कुछ लाभ आपको देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें तो एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के लिए, तो यहाँ पर आपका HR या पर्सनल मैनेजमेंट का डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 60% मार्क्स से आपके कम नहीं होने चाहिए और मेडिकल स्टैंडर्ड C1 CEE1 आपका होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एग्जीक्यूटिव के पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसमें आपके पास BCA होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं पूरी डिटेल है, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स नॉट लेस देन 60% होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। और आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है जो C1 होना चाहिए, यानी कि जो आई है आँख, क्लियर है। यहाँ पर अगर बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये काफ़ी पसंदीदा है और स्टूडेंट इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर ये वैकेंसी है और पे स्ट्रक्चर 25,000 से 68,000 देख सकते हैं इसका। मैट्रिकुलेशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स, यानी कि आपके पास 10th पास होना चाहिए, 60% से कम मार्क्स आपके नहीं होने चाहिए। इसके बाद 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ITI अप्रूव्ड बाई SCBT या NCBT। कहने का मतलब है जो आपकी जो ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, लिफ्ट एस्केलेटर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इससे आपका 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, उसमें भी आपके जो डिप्लोमा है उसमें भी 60% से मार्क्स आपके कम नहीं होने चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर आई जो है वो आपकी A3 तक चलेगी, क्लियर है। इसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलती है उसको यहाँ पर देखेंगे। और इसमें भी आप अगर 10th पास हैं तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर खास बात यह है कि आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए SCBT या NCBT के थ्रू, और जो भी ट्रेड दे रखे हैं उन ट्रेड में से कोई सी भी एक होनी चाहिए। लेकिन आपका जो डिप्लोमा है, जो भी आपका ITI वगैरह है, वो 2 साल की होनी चाहिए, 2 साल से कम नहीं होनी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A3 है यहाँ पर, और विभिन्न पदों पर यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्लियर है। चलिए, इसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के पोस्ट के लिए है। यहाँ भी मैट्रिकुलेशन है, नॉट लेस देन 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। NCBT SCBT के थ्रू आपका बेल्डर, प्लम्बर, इनसे 1 ईयर का अगर आपने कोर्स कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 1 साल का भी आपने फॉर्म 1 साल का भी कोर्स कर रखा है ITI का, तो भी आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। लेकिन वो SCBT या NCBT के थ्रू ही होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 यहाँ पर देखने को मिलता है। सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन ये शायद रिपीट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। मेरे भाई यहाँ पर एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एज लिमिट क्या रहती है, द एज लिमिट ऑफ वेरियस डिफरेंट लेवल्स फॉर द पोस्ट ऑफ
ये उसके हिसाब से है, पिछले नोटिफिकेशन के हिसाब से। कहने का मतलब एग्जीक्यूटिव के लिए आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर 18 से 30 वर्ष। 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच के उम्मीदवार इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मेल कैंडिडेट भी भर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट SC ST का है तो उसको 5 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, 5 साल का। और कोई कैंडिडेट ये अगर OBC NCL कैंडिडेट है तो उसको 3 ईयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, 3 साल का। क्लियर है। बाकी आप लोग देखेंगे PWD कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर 15 से 13 साल के तक का यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। बाकी आप लोग खुद से देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने पूरा का पूरा पुराना नोटिफिकेशन आपके सामने रख रखा है, इस तरीके से आपका रहने वाला है। तो जल्द ही आपकी नई वैकेंसी भी मिलेगी। EWS के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है। EWS के लिए जो स्ट्रक्चर रहना चाहिए, 5 एकड़ से एग्रीकल्चर लैंड आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल जो फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट जो है 100 स्क्वायर यार्ड्स से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो कि म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा अधिकृत हो। ऐसे पूरी डिटेल दे रखी है, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, ये है मेन चीज। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मेरे भाई बात करते हैं तो इसमें जो पोस्ट हैं, पोस्ट पहली है एग्जीक्यूटिव सभी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट ही होंगी और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होंगी। क्लियर है। तो यहां पर देखेंगे तो इसमें सबसे पहले CBT यानी कि स्टेज 1 पहला पेपर होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और जो सभी कैटेगरी के लिए लगभग सेम ही रहता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें 90 मिनट का आपको समय यहां पर देखने को मिलता है। दूसरा यहां पर CBT 2 होगा सभी स्टेज के लिए। सिर्फ एक स्टेज ऐसी है जो कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इसके लिए आपका यहाँ पर CBAT यानी कि एप्टीट्यूड कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। बाकी किसी के लिए भी यहाँ पर CBAT आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपकी परीक्षा होती है, एप्टीट्यूड परीक्षा होती है, अभियोग्यता परीक्षा होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए देखने को मिलती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका होना ही है और मेडिकल टेस्ट आपका होगा ही। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं, सिर्फ 2 पेपर हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट को छोड़कर। बाकी सभी के लिए आपका सिर्फ 2 ही पेपर हैं, प्री और मेंस इसको आप लोग कह सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं प्यारे भाई, तो द सिलेक्शन इज मेड स्ट्रिक्टली एज पर द मेरिट एंड एक्सट्रैक्ट रिजर्वेशन रूल्स, यानी कि आपका मेरिट के आधार पर ही होगा जो आप पेपर देकर आएंगे। क्लियर है। तो यहां से कुछ भी नहीं है बताने को। बाकी यहाँ पर देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये मेन चीज है। तो यहाँ पर देखेंगे देयर शैल बी 2 स्टेज CBT, 2 स्टेज में होगा। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, और जो कि एडवर्टाइज मैंने अभी आपको दिखाई दिया है। क्लियर है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग ये इंपॉर्टेंट है। तो देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड CBT, पहले और दूसरे दोनों CBT में आपका पेपर जो होगा उसमें नेगेटिव होगी, और वो होगी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। पहला पेपर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें आपकी फाइनल मेरिट में उसको नहीं जोड़ा जाता। जो CBT 2 होता है, दूसरा पेपर होता है, उसको फाइनल मेरिट में ऐड किया जाता है। क्लियर है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज CBT विल बी स्क्रीनिंग नेचर, नॉट कैलकुलेटेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। The score and normalized score CBT first stage CBT shall be used only for short listing candidate for the second stage। कहने का मतलब ये है कि पहली स्क्रीनिंग जो परीक्षा होगी आपकी, पहली CBT होगी, उसको सिर्फ और सिर्फ दूसरी परीक्षा के लिए आपको एडमिट करने के लिए होगी, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा। क्लियर है। फर्स्ट पेपर जो होगा CBT का, उसमें 20 टाइम्स स्टूडेंट को सेकंड मेंस पेपर के लिए भेजा जाता है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां पर देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर है। सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 20 टाइम्स ऑफ द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज पोस्ट, यानी कि जो आपकी कम्युनिटी के हिसाब से जो पोस्ट है उसके 20 टाइम्स स्टूडेंट को CBT 2 के लिए भेजा जाता है। CBT 2 में जो स्टूडेंट पास करते हैं, जिनका जैसे ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट है, उसमें तीसरा पेपर भी होता है, अभियोग्यता परीक्षा भी होती है, तो उसके लिए 8 टाइम्स स्टूडेंट को उसमें भेजा जाता है आफ्टर सेकंड स्टेज। क्लियर। बाकी बात उसके बाद तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ही देखने को
मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है मेरे भाई, तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सभी परीक्षाओं के लिए CBT 1 जो पेपर होगा उसको समझ लीजिए। मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है जिसके 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है जो कि 15 मार्क्स का आता है, और जनरल साइंस आती है जो कि 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और जनरल नॉलेज अबाउट रेलवे एंड DFCCIL जो कि 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। कुल मिलाकर 100 प्रश्न आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कुल मिलाकर 90 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाता है, यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। जो सेकेंड स्टेज CBT होता है और उसमें 120 प्रश्न आते हैं मेंस पेपर में, और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 1 मार्क के होंगे, और एग्जाम ड्यूरेशन 120 मिनट का ही आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। ठीक है, बाकी हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए यहाँ पर समय बढ़ जाता है, PWD कैटेगरी के लिए। क्लियर है? तो अच्छा, नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं, ये मेन चीज़ है। तो मार्क्स एंड नॉर्मलाइज्ड स्कोर विल बी ऑब्टेन्ड इन सेकेंड स्टेज एंड CBAT वेयर एप्लीकेबल, यानी कि जो CBAT होता है दूसरा पेपर मेंस का पेपर होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो मिनिमम आपको पेपर में क्वालिफाइंग करने के लिए जनरल EWS के लिए 40%, SC OBC NCL के लिए 30% और ST के लिए 25% आपको मार्क्स आपको लाना ही होगा मिनिमम। इससे कम पर आप क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। टाई ऑफ ब्रेक्स का भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन सिटीज़, फर्स्ट पेपर आपको इन सिटीज़ में से कहीं भी देखने को मिलेगा फर्स्ट स्टेज के लिए, जिसमें आपका चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, दिल्ली, धनबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, ये सारी की सारी सिटीज़ हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी सेकंड स्टेज का जो CBT पेपर होता है वो फिक्स्ड कुछ सेंटर ही है, वहीं पर देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव, जनरल OBC NCL EWS के लिए। यहाँ पर 1000 रुपये आपकी फीस लगती है फॉर्म जब आप लोग भरेंगे उस टाइम पर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी के लिए यहाँ पर फीस का स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है। SC ST वगैरह को यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिलती है। तो ये था कंप्लीट डिटेल। अब समझिए, ये जो आपकी भर्ती है वो आपका नवंबर और दिसंबर के करीब देखने को मिल सकती है, जितनी संभावनाएं लग रही हैं उसके हिसाब से। और इसकी परीक्षाएं जब होंगी तो वो परीक्षा 2025 में कब हो सकती है, तो ये मान लीजिए आपका जो परीक्षाएं हैं मार्च और अप्रैल के करीब आपको इसकी परीक्षा देखने को मिल सकती है। तो जल्द ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, तभी आप लोग कर पाएंगे। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वहाँ भी आप लोग इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, और इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर वहाँ से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।